चैप्टर वन। चैप्टर वन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यही चैप्टर वन है, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज को। किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना, जिसका हिंदी क्या होता है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। विद्युत आवेश का सबसे पहली बात यह है कि किसी भी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्थिर विद्युत आवेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये घर्षण से उत्पन्न हुई होती है। तो अब इसमें यह है कि विद्युत आवेश समझ गए, किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, उसका अन्य मात्रक एम्पियर आवर भी होता है, ईएसयू भी होता है, ईएमयू भी होता है। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी, विद्युत आवेश के मूल गुण। तो विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। एक तो आवेश योगात्मक होता है, योगात्मक होता है। आवेश क्या होते हैं? संरक्षी होते हैं। और आवेश क्या होते हैं? क्वांटमीकृत होते हैं। क्वांटमीकृत होते हैं। एक चीज हो गया। आवेश का यदि यूनिट की बात कर लिया जाए तो इसका यूनिट जो है, बेसिक यूनिट कूलम होता है। और इसका डायमेंशन क्या होती है? आवेश की डायमेंशन आप लिख सकते हो, डायमेंशन एटी बॉक्स या आईटी बॉक्स। इसका अदर यूनिट में यदि हम लेते हैं, यूनिट में, अदर यूनिट में, तो इसका और भी यूनिट होता है, जिसको एक यूनिट है ईएसयू, दूसरा क्या होता है? ईएमयू। तो एक ईएसयू बराबर जानते हैं 3 गुना 10 पावर 9 कूलम, और एक ईएमयू बराबर 10 इनवर्स कूलम। इसको जो है आप लोग स्टेट कूलम भी बोलते हैं। 1 स्टेट कूलम बराबर 3 गुना 10 पावर 9 कूलम। और एक चीज है, यहाँ क्वांटमीकृत को समझा देते हैं। कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न कि आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को लिखें। किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहलाता है। जहां कि आप लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE, या Q बराबर लिख सकते हैं NE मॉडुलस फॉर्म में। तो Q को बोलते हैं टोटल चार्ज, N को बोलते हैं इंटीजर या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, E को बोलते हैं मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण। नेक्स्ट अब हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे, कि जो कि बहुत बड़ा मतलब कि लॉ बोला जाता है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, आप सभी कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम का नियम। किसका नियम? कूलम का नियम। कूलम का नियम। अब इसको ऐसे समझने का प्रयास कर लीजिए, कूलम का नियम। तो कूलम का नियम एक्चुअली है क्या? कि कूलम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। यदि ये कोई दो बिंदु आवेश है, ये पॉइंट चार्ज है, सपोज कीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है, और लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल क्या है? F। अब तो ऐसे चलेंगे, इसमें इसका परिभाषा यही है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कूलम का नियम कहलाता है। आप लिख सकते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, F समानुपाती मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती दूरी का वर्ग। इंक्लूडिंग फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जो राशि ऊपर है ऊपर लिख देंगे, जो राशि नीचे है नीचे लिख देंगे, और इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट आ जाता है K मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी होता है। इसका वैल्यू कितना दे सकते हैं? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये इक्वेशन भी निकल गया। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F इक्वल्स K मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इधर यदि वेक्टर दिए तो इधर अपने मन से क्या दे देंगे? कैप। और कूलम के नियम का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। कूलम के नियम की सीमाएं जिसको बोलते हैं, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। कूलम का नियम से प्राप्त विद्युत बल का व्यंजक एक संरक्षी बल होता है। यह लघुपराशी तथा दीर्घपराशी होते हैं। उसके आगे आप लोग देख सकते हैं एक टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, इसका हिंदी में लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव जो है, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जैसे कि इधर चार्ज हो गया -Q,
और इधर चार्ज हो गया प्लस क्यू। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। और किसी भी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। और किसी भी विद्युत द्विध्रुव के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका बहुत बार मात्रक पूछा जाता है, यानी तो बीमा पूछी जाती है, और खास करके ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछ दिया जाता है, कभी शॉर्ट टॉप में भी पूछा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक ही आप डिफिनेशन याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत ध्रुव की लंबाई की गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं P बराबर Q गुना 12, ये मॉडुलस फॉर्म है। और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट होता है कूलम मीटर और डायमेंशन होती है लाट या लीट। नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जबकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये बताता है कि किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा उसी धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप समझ गए, किसी आवेश के चारों ओर का फील्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि गणितीय रूप हम लेते हैं तो आप लिख सकते हैं गणितीय रूप में कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विद्युत बल बट्टे धन परीक्षण आवेश। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। और कभी कभी कोई राइटर क्यू नॉट नहीं लेके क्या लिख सकता है? क्यू भी लिख देता था, एफ बट्टे आप क्यू भी लिख सकते हो, छोटी क्यू लिख सकते, ई बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बट्टे स्मॉल क्यू भी आप, या ऐसे कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी झोल चलती है, कभी कभी यूनिट बहुत बार पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र का यूनिट, विद्युत क्षेत्र का यूनिट। ई को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, एफ को बोलते हैं विद्युत बल, क्यू नॉट को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। यदि इसकी विद्युत क्षेत्र की यूनिट की बात कर लिया जाए, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। यदि इसकी डायमेंशन की बात कर लिया जाए, डायमेंशन जो है इसका, तो डायमेंशन आप लिख सकते हैं ml t टू द पावर -3a इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। दोनों सेम टॉपिक है, दोनों सेम टॉपिक है। तो सेम टॉपिक है तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा दोनों सेम चीज है। कभी आप पढ़ के गए विद्युत क्षेत्र रेखा पूछ दिया विद्युत बल रेखा, दोनों सेम चीज है। तो सबसे बेसिक डिफिनेशन ये है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करता है विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। क्या क्या याद रखेंगे? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उस पर स्वतंत्र धनावेश, ये स्वतंत्र धनावेश क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आ जाते हैं कि इसका गुण, इनके गुणों को लिखें। प्रॉपर्टीज, इनका गुण जो है, सबसे पहला गुण ये लिख लीजिएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। और दूसरा गुण लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। और तीसरा गुण आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले सकते हैं विद्युत फ्लक्स। अनेक बार और ये बहुत भी माना जाता है और पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स है क्या? विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी गुजरा रहा था, यानी विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई आपका इमेजिनरी सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। अभी इससे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 3, बिकॉज ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ और कहता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा काल्पनिक पृष्ठ के तल के क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फाई बराबर आप लिख सकते हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या इसको आप डॉट हटेगा तो cos थीटा भी लिख सकते हैं। और बहुत राइटर इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखा रहेगा तो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अल्प क्षेत्र के लिए होता है। यहाँ पे डी लिखा रहेगा, तो इससे हड़बड़ाइएगा नहीं। कारण क्या कि जब ही डॉट, ये सूक्ष्म पृष्ठ के लिए है, डॉट हटेगा तो क्या लग जाएगा? cos थीटा। क्या लग जाएगा? cos थीटा।
और इसकी यूनिट की बात कर लिया जाए तो आप विद्युत फ्लक्स का यूनिट, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, विद्युत फ्लक्स का यूनिट की बात कर लेते हैं। इसका यूनिट एक ले सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या इसका एक यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर भी होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका डायमेंशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डायमेंशन। तो आप इसको डायमेंशन भी बैठा सकते हैं, ML³ T⁻³ A इनवर्स, ये इसका डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप ले सकते हैं गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ। यदि एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है गॉसेस लॉ, और यदि प्राइवेट राइटर्स पढ़िएगा तो उनमें लिखा हुआ है गॉसेस थ्योरम, यानी गॉस का प्रमेय बोलिए या गॉस का नियम बोलिए, दोनों सेम है। इनके दो नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट थ्योरम या सेकेंड थ्योरम। तो गॉस का प्रथम प्रमेय कहता है जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रथम प्रमेय कहलाता है। दूसरा प्रमेय कहलाता है जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। कहने का अर्थ यह है कि गॉस का प्रथम प्रमेय के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है Q/ε0, या इसको कोई राइटर समेशन ऑफ Q भी लिखते हैं ε0। ये प्रथम थ्योरम है। द्वितीय थ्योरम है कि इससे निकलने वाला यदि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला, यदि आवेश बंद पृष्ठ, ये है बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ के अंदर है, ये बंद पृष्ठ के बाहर है आवेश, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होता है। ये गॉसेस एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग है क्या? गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। जहां कूलम के नियम को लगाना कठिन होता है वहां गॉस के प्रमेय को लगाया जाता है, और गॉस के प्रमेय द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि कोई तार है तो ऐसे दिया रहेगा, लंबे सीधे तार के कारण इसका अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि आपको यह कमांड रहेगा तो पूरा लिखिएगा, तो शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं। तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/2πε0 λ/r, या E बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं λ/2πε0r। यदि वेक्टर फॉर्म तीर का चिन्ह लगाओगे तो ऐसे λ/2πε0r, यहाँ पे r कैप। ये तीनों इक्वेशन लिख सकते हो। चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/2ε0, और किसी किसी किताब में देखे होंगे σ/2ε0। इधर यदि तीर तो इधर क्या लगा रहेगा? n कैप। दोनों फॉर्मूला होता है, जो आपको समझ में आएगा लिख लीजिएगा। और चालक के कारण 2 नहीं लगता है, E बराबर σ/ε0, या आप लिख सकते हैं ऐसे n कैप। आवेश घनत्व की यदि बात कर लिया जाए, आवेश का जो वितरण होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टाइप्स होते हैं घनत्व के रूप में, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक होता है आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व करते हैं, प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर Q/L इसका सूत्र होता है, इसका सिग्मा बराबर Q/, इसका रो बराबर Q/v। इसका यूनिट यदि बात कर लिया, इसका यूनिट होता है कूलम/मीटर, इसका यूनिट होता है कूलम/मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है कूलम/मीटर। नेक्स्ट आप ले सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 3 स्थितियों में डिराइव किया जाता है। एक अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, और दूसरा होता है क्या चीज? निरक्षीय स्थिति, इक्वाटोरियल पोजीशन, और तीसरा क्या होता है? किसी भी स्थिति में, एट एनी पोजीशन। तो अक्षीय स्थिति में अपना तरीके से बनाइएगा, यदि वो कमांड नहीं रहेगा तो इस तरीके से। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r3, जबकि अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4πε0 p/r3, और किसी भी स्थिति में क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 p/r3√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यदि आपको ये दोनों कमांड नहीं है तो इस फॉर्मूला से आप दोनों चीज निकाल सकते हो। यदि हम थीटा बराबर 0 डिग्री इसमें मान रख देंगे तो ये अक्षय स्थिति वाला फॉर्मूला निकल जाएगा, और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे तो इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग ये बहुत देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, और इनकी परिभाषा बहुत है और बहुत बच्चे को इनके बारे में टोटल कंप्लीट पता नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधा जान लीजिए
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का एक गुण होता है जो ये तय करता है कि विद्युत आवेश की प्रवाह किधर से किधर हो रही है। ये बात जान गए। ये आप लोग पढ़े होंगे, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ये बेसिक डिफिनेशन है इनका। और भी डिफिनेशन ले सकते हैं, धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं, कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। सिंपली समझ लीजिए। अब सवाल ये आता है विभवांतर। आप लोग जानते हैं विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ये बेसिक परिभाषा है। फिर भी है विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच धन परीक्षण आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य तथा उसी धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। डायमेंशन ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 A इनवर्स बॉक्स होती है। एक और टॉपिक आप लोग जानते होंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई पॉइंट चार्ज है और सपोज कि ये बिंदु आवेश है प्लस क्यू। क्या है? प्लस क्यू। तो इससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कितने डिस्टेंस पे? आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये बहुत बार पूछता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, या आर दूरी पर यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पे वोल्ट क्या होगा? तो बिंदु आप ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ई का सूत्र होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तीव्रता में स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होगा। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। बहुत स्टूडेंट प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं करने के चलते एग्जाम समय में हड़बड़ा जाता है। आपको बिल्कुल हड़बड़ाना ही नहीं है। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के बीच संबंध स्थापित कीजिए। बहुत स्टूडेंट लॉन्ग मेथड ढूंढता है, लॉन्ग मेथड नहीं ढूंढना। आपको केवल एक लाइन याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बस इसी से प्रूव्ड हो जाएगा और कुछ नहीं करना आपको। विभव प्रवणता बराबर विभव बट्टे दूरी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल ई, माइनस रहने दीजिए, विभव का संकेत भी और दूरी का संकेत x। तो ई बराबर हो गया माइनस डेल भी या बट्टे डेल x, या ई बराबर आप राइट कर सकते हो डी भी बट्टे डी एक्स। बहुत राइटर ई बराबर लिख देता है माइनस डी भी बट्टे एक्स के बदले आर, और यही आपका रिलेशन है। चलो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी कभी 2 मार्क में पूछा जाता है समविभवी सतह या समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक सतह या वैसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभवी सतह कहलाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई सरफेस है, अब देखते हैं कि वोल्टेज यहाँ भी यदि हम मेजर कर रहे हैं तो 70 वोल्ट, यहाँ भी माप रहे हैं तो कितना वोल्ट? 70 वोल्ट। यहाँ भी माप रहे हैं तो 70 वोल्ट, यहाँ भी माप रहे हैं तो 70 वोल्ट, यहाँ भी माप रहे हैं तो 70 वोल्ट। यदि सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू यदि सेम रहेगा तो इसी को बोलेंगे समविभवी सतह या समविभवी पृष्ठ, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बहुत बड़ा टॉपिक ये आता है। बेसिक में इस पे न्यूमेरिकल भी रहता है। 2 बिंदु आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ऑब्जेक्टिव भी कभी पूछा जाता है। यदि ये 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका U का मान वैल्यू क्या होगा, ये निकाय है। तो सबसे पहले इसके डिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं हम लोग, और ये जान लेते हैं इसके बीच बल क्या है, F। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आप लोगों को पता है कोई भी ऊर्जा किसके बराबर? कार्य के बराबर। इसलिए ऊर्जा किसके बराबर? कार्य के बराबर। और कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुना विस्थापन। F का सूत्र आप सभी जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पे आर है, ये आर कट गया तो इसका स्क्वायर खत्म, तो U बराबर हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर। इसमें स्क्वायर नहीं होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक पूछा जाता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव पर बल तथा बल आघूर्ण का कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, व्यंजक क्या होता है, कभी या इसको निकालने के लिए दे देता है। तो माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, माना कि क्या लिख लेंगे, ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिनकी प्रभावी लंबाई 12 है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है। तो जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर बल इधर लगेगा, प्लस क्यू पे इधर बल लगेगा। तो इसको डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट यदि इस पर लगने वाला एक किसी फोर्स की बात किया जाए तो F बराबर क्या होता है? QE। F बराबर क्या होते हैं? QE। और यदि बल आघूर्ण की बात किया जाए तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। और यदि साइन थीटा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? क्रॉस। क्या लगा देंगे? क्रॉस। और सभी पे तीर, सभी पे तीर। ये आप लोग देखे भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा अनेक बार पूछा जाता है इस प्रश्न को, ठीक है। तो यदि इस तरह की बात हो तो कार्य बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि बल गुना क्या होता है विस्थापन, लेकिन इसमें क्या होगा कि कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। यानी कहने का मतलब इसमें एक लाइन लिख लेंगे कि माना कि कोई विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है, इसे डी थीटा कोण से घुमाने पर डी डब्ल्यू कार्य संपन्न होता है। और लिख लेंगे हम लोग ऐसे कि डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण टाउ कोणीय विस्थापन डी थीटा, और डी डब्ल्यू बराबर आप टाउ का वैल्यू लिख सकते हैं पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ये डी थीटा तो है ये है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन यदि हम लोग कर लेंगे तो इंटीग्रेशन यहां से थीटा 1 से थीटा 2, और इसको फाइनल आप आ जाएगा डब्ल्यू बराबर पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये निकल गया आपको विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का यही व्यंजक है। और यदि आपको विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर लिया जाए तो विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य U बराबर लिख सकते W का वैल्यू पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और इसमें थीटा 1 का मान दे देंगे 90 डिग्री, या थीटा 2 का मान क्या दे देंगे थीटा, तब जाके ये आपका क्या हो जाएगा U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। इसी को आप ऐसे माइनस पी वेक्टर डॉट ऐसे भी लिख सकते। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत बार इसका मात्रक पूछा जाता है या सिंपल व्यंजक भी पूछा जाता है। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो विद्युत धारिता कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण करना, यानी आवेश को ग्रहण करना, सीधा समझ लीजिए। विद्युत धारिता आप बोल सकते हैं किसी चालक, गणितीय रूप में किसी चालक को दिया गया आवेश था, आवेश के कारण विद्युत विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। सिंपली बात है, विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश बट्टे विभव में वृद्धि। और इसकी यदि यूनिट की बात कर लिया जाए, यूनिट, तो इसका यूनिट आप फैराड लिख सकते हो। और फैराड बराबर क्या, तो कूलम पर वोल्ट को ही क्या कहते हैं फैराड, या कूलम वोल्ट इनवर्स को क्या कहते हैं फैराड। यदि कभी आपको पूछ दिया जाए कि विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक नंबर में आप लिख सकते हैं चालक का आकार, चालक का क्या चीज बाबू, आकार। 2 नंबर में चालक की आकृति, चालक की आकृति। और 3 नंबर में माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति। ये सब भी 2 मार्क में पूछे जाते हैं। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होते हैं, या गोलीय चालक की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, गोलीय चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ लैंग्वेज नहीं लिखना है, एक ही लैंग्वेज लिखना है। माना कि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर बनाइए, मना लेंगे हम लोग आर, और सभी जगह चूंकि 4 यहाँ पे स्टोर है, सभी जगह ऐसे सिंबल बना दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि इस, अब सिद्ध करना है कि इसकी धारिता क्या होगी, धारिता क्या होगी, सब जगह चार्ज प्लस ही होगा इसका। तो इसका चूंकि यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा C बराबर, तो Q बट्टे भी निकल जाता है। C बराबर क्या निकलता है, Q बट्टे भी, और C बराबर Q भी ड्यू टू 0.4 क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। अब देखिए ये उलट जाएगा, तो ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये उलट के क्या हो जाएगा, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। यहाँ बड़ी R कर लेंगे, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बड़ी R। देखिए सामने सामने है, तो C समानुपाती R, ये प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको थ्योरी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि आपको आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या सिद्ध कीजिए, बहुत तरह से पूछा जाता है। या समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो सीधी सी बात है, हम इसमें एक लाइन लिखेंगे मात्र। माना कि किसी चालक को DQ आवेश देने पर DW कार्य संपन्न होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो V बराबर जो पहले आप लोग पढ़े थे W बट्टे Q, तो अब ये नहीं, यहाँ भी D लगाएंगे, यहाँ भी D लगाएंगे। इससे देख सकते हैं DW बराबर क्या हो जाएगा, V DQ। आप C बराबर फॉर्मूला जानते हैं Q बट्टे V, तो इसी प्रकार V बराबर हो जाएगा Q बट्टे C। तो अब आप देख सकते हैं, इसका मान दे देंगे, तो DW बराबर V का मान Q बट्टा C DQ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 बट्टा C Q DQ, और टोटल को इंटीग्रेशन कर लेंगे, DW बराबर इंटीग्रेशन 1/C Q
डी क्यू, इसको फाइनल करेंगे तो ये हो जाएगा सी क्यू स्क्वायर बट्टे 2, और ये फाइनल बात है, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बट्टे सी। और कोई भी ऊर्जा किसके बराबर, कार्य के बराबर, तो यू बराबर डब्ल्यू, तो यू बराबर डब्ल्यू का वैल्यू दे दीजिए यहां से, तो हाफ क्यू स्क्वायर बट्टे सी, और इसी को यदि आप सॉल्व करेंगे तो u बराबर निकल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और फिर इसी को सॉल्व करोगे आप तो u बराबर हो जाएगा हाफ क्यू भी, जो कि अनेक बार पूछा गया है, यही शॉर्ट तरीका है। अब आप ये बोलिएगा इसको सॉल्व कैसे किए, v बराबर क्यू बट्टे सी, और तरह तरह से मान रख सकते, क्यू बराबर मान रख सकते हैं सी भी, क्या रख सकते हैं सी भी, जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना पे हो गया। बहुत स्टूडेंट समांतर पट्टी का संधारित्र अनेक बार पूछा गया, इसको समांतर पट संधारित्र भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप, समांतर पट संधारित्र। अब सवाल ये आता है कि स्टूडेंट को जब क्वेश्चन आ जाता है तो हड़बड़ाने लगता है, हड़बड़ाने क्या, आप अपनी भाषा में आंसर कर सकते हो। समांतर पट संधारित्र का डिफिनेशन सिंपली वे में आप लिख सकते हैं कि वैसा संधारित्र जिसमें दो चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर पट्टी का संधारित्र कहलाते हैं। तो एयर में जो है समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता सी नॉट बराबर होता है ए इप्सिलॉन नॉट बट्टे डी, और के डायलैक्ट्रिक में होता है सी बराबर के सी नॉट, या बोल सकते हैं के ए इप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। और कंपाउंड यदि दो माध्यम हो जाए, दोनों प्लेटों के बीच में डबल माध्यम हो जाए या ट्रिपल हो जाए, एक फार्मूला क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट क्या करना है, डायरेक्ट इसको लिख ही देते हैं कि सी बराबर लिख सकते हैं ए इप्सिलॉन नॉट बट्टे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बट्टे इप्सिलॉन आर, ऐसी फॉर्मूला होता है। तो सभी के लिए फॉर्मूला बहुत बार 2 मार्क में पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम। सपोज करो कि 3 संधारित्र लेते हैं, ये 3 संधारित्र को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो ये C1 C2 C3, इसका श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता क्या होगी, इसमें विभव का विभाजन होता है, इसका विभव होगा V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3। आप लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा Q बट्टे C, ये हो जाएगा Q बट्टे C1, ये हो जाएगा Q बट्टे C2, ये Q बट्टे C3, Q कॉमन हो जाएगा तो 1 बट्टे C बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टे C1 प्लस 1 बट्टे C2 प्लस 1 बट्टे C3। क्योंकि इसमें हरदम ध्यान रखिएगा विभव का विभाजन होता है या विभवांतर का विभाजन होता है। यदि पैरेलल ले लेते हैं हम लोग, तो पैरेलल लेंगे तो पैरेलल में आप ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो पैरेलल के लिए इसमें चार्ज का विभाजन होगा, पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसमें आप लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q बराबर होता है C भी, ये हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी कट जाएगा सभी में, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, समांतर पट संधारित्र में प्लेटों के बीच ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व प्राप्त कीजिए। बहुत स्टूडेंट इसमें हड़बड़ा जाते हैं। सबसे पहले आप हड़बड़ाना नहीं है आपको, क्योंकि जब आप हड़बड़ाइएगा तो क्वेश्चन स्लाइड कर जाएगा। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा कि माना कि किसी समांतर पट संधारित्र में प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है, बीच का माध्यम मान लेंगे एयर है। क्या है, एयर है। और सीधी सी बात है, इसके बीच एनर्जी स्टोर होता है। कौन सी स्टोर होता है, क्योंकि एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज, तो बीच में एनर्जी स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, एनर्जी। उस एनर्जी का वैल्यू होता है, यानी कि ये जो है प्लेटों के बीच ऊर्जा, ये ऊर्जा तो आप लोग जानते हैं कि हाफ CV स्क्वायर होती है, लेकिन इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आ जाएगा, हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD हो जाता है। क्या हो जाता है, चूंकि विभव बराबर विभव प्रवणता वाला सूत्र इसमें लगाएंगे तो E बराबर सूत्र होता है V बट्टे D। अब V का मान यहां से रख देंगे तो ED का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद यदि ऊर्जा घनत्व की बात कर लेंगे तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बट्टे क्या होता है, आयतन, और ऊर्जा घनत्व स्मॉल u होता है, या UD लिखते हैं, कैपिटल U बट्टे V। तो U बराबर कैपिटल U का मान तो दे देंगे हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD,
और आयतन का मान दे देंगे। आयतन बराबर क्या होता है, एडी। क्या होता है, एडी। एडी एडी क्या हुआ, कट गया, तो यू बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना भी ये कंटेंट्स आपको बताया गया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी कंटेंट्स को बढ़िया से 10-12 बार आप लिख लीजिए। जितना आप लिख पाइएगा आपके लिए ठीक रहेगा, और ये एग्जाम के दृष्टि से बेनिफिट आपको जरूर देगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।